देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में पीएम मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इतना पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद किसी किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से कानून लेकर आई थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कैसे सरकार की पहल से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने ग्रामीण बाजारों को मजबूत किया, छोटे किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं लाई गई, किसानों के लिए बजट आवंटन 5 गुना बढ़ गया, हमने सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी धन 2 गुना कर दिया। हजारों किसान, जिनमें से ज्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, 28 नवंबर 2020 से दिल्ली के कई सीमावर्ती बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। 3 कृषि कानून को पूरी तरह से निरस्त करने और अपने फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून गारंटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम उन्हें समझाने में असमर्थ रहे। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया। अच्छे कानून के बावजूद फैले भ्रम के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। अच्छे कानून के बावजूद भी फैले भ्रम के कारण यह निर्णय जो है वो लिया गया। आज पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, देश को संबोधित करते हुए, कि तीनों कृषि कानून को वापस लेगी सरकार। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लगातार कई दिनों से गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, लगातार जो किसान हैं वो सरकार से नाराज चल रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, और अब कृषि कानून को वापस लेने की बात की गई। और आपको बताते हैं कि क्या कुछ पीएम मोदी ने आज कहा, आपको सुनवाते हैं। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है।
जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, अपने तो आपको बताएं कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय आज पीएम मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो किसान नाराज थे उनके फेवर में एक फैसला आज केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में आज पीएम मोदी ने देश को एक साफ संदेश दिया और ये कहा कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। उन्होंने इसकी मुख्य वजह ये बताई कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। मोदी ने अपने आज के संबोधन में कई बातें की। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आज कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन लगातार किसानों की तरफ से मांग की गई कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और आखिरकार वो जो मांग है वो मान ली गई। और आज पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित में है हमारी सरकार और अब जो है कृषि क्षेत्र से बड़ा फैसला लेने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे और तमाम लोग होंगे और उसके बाद ही अब कोई फैसले लिए जाएंगे। हमारे साथ एसएन सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। आज कृषि कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने ये ऐलान करते हुए कहा कि तीनों कानून को वापस लिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि ये जो कृषि कानून बने थे जी, ये संसद में बना था और सबसे चर्चा करके बना था। लेकिन अगर हम कोई कानून बनाते हैं और बार बार उसको समझाते हैं, ये कानून किसानों के हित के लिए बना था, हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कानून बना था उसके साथ बहुत कई दौर की वार्ता होती रही और देखे होंगे लगभग 1 साल से वो लोग बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं हम ही समझा पाने में असफल रहे, लिहाजा हम इस कृषि कानून को वापस लेते हैं। जबकि ये मांग बहुत पुरानी थी कि कृषि में भी इस तरह से कानून ले आए जाएं जिससे कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका विकास हो सके और कृषि को उद्योग का दर्जा मिल सके।
तो इन सारे चीजों को लेके और जो संस्थाएं थी उनसे भी वार्ता करके यह कानून बनाया गया था, क्योंकि बहुत दिन से लोग अपने मांग पे अडिग थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि जो है हम ही कहीं समझा पाने में हमसे ही कमी रह गई होगी। हालांकि ये कानून जो है किसानों के हित का था, लिहाजा हम इस कृषि कानून को वापस लेते हैं। तो इसका स्वागत होना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो इस तरह की घोषणा की है। बिल्कुल, लेकिन सरकार इसमें झुक गई और पीएम मोदी ने आज जो ये बिल वापस लिया, इसमें किसानों की जीत है, ये कहा जा सकता है? देखिए, ये झुकने वाला शब्द नहीं कहना ठीक रहेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो सरकार करती है वो देश हित में करती है, जनता के हित के लिए करती है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी जनता के साथ कोई दुश्मनी थोड़े ना है कि हम झुक गए या फला हार गए और वो जीत गए। हम अगर समर्पित हैं जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, देश के कल्याण के लिए, तो अगर किसी चीज का अनुपालन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, हम नहीं अगर समझा पा रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कहा ठीक है, हम बहुत कोशिश किए और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम कृषि कानून को वापस लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और हम लोग एक परिवार के हैं, एक देश के हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कृषि कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने ये ऐलान करते हुए कहा कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? मारिका, देखिए, ये जो फैसला है ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को सिर्फ चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो फैसला है किसान कानून को लेकर के, जिस तरीके से स्ट्रगल चल रहा था सरकार और किसानों के बीच में, एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार किसानों को मनाने में सफल नहीं हो पाई। जो अच्छी बातें थी और इससे किसानों का जो भला होने वाला था और किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था, उस लक्ष्य को पाने में ये तीनों कानून कितने कारगर साबित होते, ये बताने में या ये समझाने में किसान और सरकार के बीच में जो कुछ बिचौलिए आ गए थे, उन बिचौलियों के कारण सरकार जो है किसानों को समझा नहीं पाई। और ये पूरा आंदोलन और ये जो पूरा कृषि कानून के जो लाभ है, ये एक तरीके से कहे बिचौलियों की चंगुल में जाकर के फंस गया था और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हालांकि एक चीज अगर प्रैक्टिकली आप देखें मारिका, तो ये कानून तो अभी क्रियान्वयन इसका नहीं किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद से इस पर रोक लगी हुई थी और स्थिति जैसी पहले थी वैसी अब है। और जैसा अभी प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया है तो अभी भी कुछ स्थिति बदली रही है, क्योंकि कानून जो है अभी लागू नहीं किया गया था। कोर्ट के आदेश पर उस कानून पर रोक लगी हुई थी। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि कानून को वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए और एक तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए उस जिद के कारण, यानी जो बिचौलिए थे, जो किसान, जिन बिचौलियों को किसानों और मार्केट के बीच में, यानी आम आदमी और किसानों के बीच से जिन बिचौलियों को दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया था, वो कानून उन्हीं बिचौलियों के बीच में जाकर के फंस गया था। और इसमें आप कह सकती हैं कि सरकार की नाकामी रही ये केवल कि वो उन किसानों को समझा नहीं पाई, उन बिचौलियों को हटा नहीं पाई और जो फायदे हैं वो फायदे अभी तक समझा नहीं। आपको आज जो इन्होंने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कानून को वापस यदि आज ले लेने का फैसला किया है तो ये कानून फिर भविष्य में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि सरकार ने एक समय लिया है और जो जिद एक तरीके से कहे दोनों तरफ से जो लड़ाई चल रही थी, दोनों तरफ से जो बातें फंस गई थी, उन बातों को से आगे निकलने के लिए, क्योंकि किसानों की जो मांग थी, सरकार बार बार अपने दरवाजे सरकार के खुले हुए थे, सरकार के कृषि मंत्री, सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी आकर के बार बार कह रहे थे कि दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत कभी भी किया जा सकता है और जो भी बातचीत होगी वो खुले में आकर के सरकार से की जा सकती है। लेकिन बातचीत करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था किसान की तरफ से और एकमात्र शर्त थी बातचीत शुरू करने की, वो शर्त ये थी कि पहले कानून को वापस लिया जाए। तो केवल बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है और ये जो फैसला है अब
किसानों और सरकारों के बीच में जो संवाद सरकार और किसान के बीच में जो संवाद होगा, उस संवाद के लिए एक रास्ता तैयार करेगा और एक माहौल तैयार करेगा। और आने वाले दिनों में जो चुनाव है, खासतौर पे पंजाब में, देखिए जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था स्मारिका इस कानून का, वो विरोध हो रहा था पंजाब से। और पंजाब के किसानों को इस कानून से, ये जो तीनों कानून है, इन तीनों कानून से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी स्टेट को हो रहा था, किसी स्टेट के किसानों को हो रहा था, तो वो पंजाब के किसान है। लेकिन जो बिचौलिए हैं, जिनको टारगेट किया गया था इसमें और जिन बिचौलियों के बीच से निकाला गया था, वो इतने मजबूत हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं स्मारिका, कि वो बिचौलिए इतने मजबूत हैं। वो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, सरकार में शामिल हैं, और इन बिचौलियों के कारण जो है ये सारे जो आंदोलन है, ये आंदोलन 1 साल तक खिंच गया। आप मानिए ओरिजिनल यदि किसान होते तो क्या किसानों को अपनी फसल छोड़ करके, अपनी खेती छोड़ करके साल भर तक क्या विरोध में बॉर्डर पे बैठने की कह सकते हैं साहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो आंदोलन था, ये किसान आंदोलन बिचौलियों के बीच में जा फंसा था। बिचौलियों के बीच से निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला किया है। और अब जब ये आंदोलन जो है वो बिचौलियों के बीच से निकल जाएगा, तो किसान के साथ सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे और सरकार करेगी। और मुझे लगता है बीच का रास्ता जो है वो निकाल लिया जाएगा। जो डिस्प्यूट का जो मेन पॉइंट आप देखें अगर तीनों कानून में, वो डिस्प्यूट का पॉइंट ये था कि एमएसपी घोषित करे सरकार और एमएसपी की गारंटी दे। तो एमएसपी की गारंटी जो है कोई भी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि एमएसपी जो टेक्निकली अगर आप देखें तो जिन 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है वो ओपन है मार्केट में। जो भी किसान जो है, इस कानून के जरिए ये बनाया गया था कि एमएसपी से ज्यादा पैसा अगर कोई किसी किसान को मार्केट से मिलता है तो वो एमएसपी से ज्यादा पैसे वो कमा सके, ज्यादा पैसे उसके खाते में आ सके, और वो अपने उपज को, वो अपनी उपज को, वो अपने फसल को जो है मार्केट में, ओपन मार्केट में जाकर के बेच सके। इसको लेकर के भ्रांतियां फैलाई गई विपक्ष की तरफ से, और जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से भ्रांतियां फैलाई गई, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, ऑप्शन जो है लिमिट कर दिए जाएगा, लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं थी। ये बातें किसानों के हित के लिए इस बिल में जो बातें हैं, वो बातें अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। इसमें मैं मानता हूं कि ये निश्चित तौर पर ये सरकार की नाकामी है कि वो जो बिल के जो फायदे हैं, वो बिल के फायदे ओरिजिनल किसान, जो पंजाब के किसान हैं, उन तक शायद नहीं पहुंचा पाई। या मैं ये भी कह सकता हूं इसमें कि अगर ओरिजिनल किसान तक इनके फायदे पहुंच भी गए हैं, तो जो लोग यहाँ पर जो लोग इनके फायदों को किसानों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनका नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो बीच में कमीशन खा रहे थे, बिचौलिए थे। देखिए पूरी लड़ाई जो है, इस किसान आंदोलन और सरकार की जो पूरी लड़ाई है, वो लड़ाई ये है कि किसानों को किस तरीके से बिचौलियों से मुक्ति दिलाई जाए। जो बिचौलियों का जो गैंग है, उन बिचौलियों के गैंग से किसानों की मुक्ति कराई जाए, और इसके लिए पूरा ये कानून बना था। और 2022 तक किसानों की आमदनी को जो दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था, वो इस कानून से बिल्कुल पूरा होता दिख रहा था। और ये एक पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब आप कहें दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बीजेपी के इस कानून का विरोध कर रही है, उनको जब ये लगा कि अगर ये कानून सही में लागू हो जाता है और किसानों को लाभ पहुंचना शुरू हो जाता है, उनकी आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो फिर उनके लिए राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसान है, और वो एक वोटर भी है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में किसान वोटर है, और इन वोटर किसानों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से दांव खेलती है। और यह जो दांव था सरकार की तरफ से, ये जो तीनों बिल अगर इंप्लीमेंट हो जाते, तो ये सारे किसान जो है सरकार की तरफ, जो अब तक किसानों के साथ धोखा करती रही है, चाहे वो अकाली दल वाली सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दूसरी कोई भी सरकार हो, जो अब तक किसानों के साथ धोखा करती आई है, या अभी तक किसानों को उनके चंगुल से, बिचौलिए के चंगुल से नहीं निकाल पाई है, उन बिचौलियों के लिए यह चैलेंज था। और बीजेपी की केवल नाकामी इतनी ही है कि बिचौलियों के चंगुल से बीजेपी ने भी इस कानून को तो बना दिया, लेकिन बिचौलियों के चंगुल से किसानों को बचा नहीं पाई, या किसान बिल के जो फायदे हैं वो किसानों को समझा नहीं पाई। तो ये एक चुनौती अभी जरूर होगी कि कानून को वापस लेने की घोषणा तो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, लेकिन इस घोषणा के बाद जो है पार्लियामेंट में अब प्रोसेस होगा। हालांकि अभी टिकैत ने कहा, मैं सुन रहा था, और टिकैत की बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी। टिकैत कह रही कि जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं ले लिया था, तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे, हम उनके पास कोई जरिया नहीं है। और
उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की बात का विश्वास करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के पब्लिकली इस बात का अगर ऐलान करते हैं तो उस पर यकीन करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। और इतना विश्वास तो प्रधानमंत्री मोदी पर किया जा सकता है कि उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित तौर पे उसको वापस भी लिया जाएगा। अब केवल विरोध करने के लिए यही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो संकेत है, टिकैत ने जो कहा है कि नहीं अब प्रधानमंत्री के ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट से जब तक वापस नहीं ले लिया जाता, इस बात का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री स्ट्रैटेजी बन गई होगी, प्रधानमंत्री ने फैसला जब किया है तो निश्चित तौर पे संसद में भी इस प्रोसेस को लाया जाएगा और बिल को वापस करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को निभाई जाएगी और बिल को वापस लिया जाएगा। उसके बाद नए सिरे से किसानों से बात की जाएगी। लेकिन इन किसानों को जो तथाकथित किसान है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन किसानों को अब ये डर लग रहा है कि अब किसान बिल वापस ले लेने के बाद सरकार जो नए सिरे से जो बातचीत करेगी, हो सकता है सरकार नए सिरे से जो बातचीत करे तो ये जो बिचौलिए नेता है, मैं कहूंगा बिचौलिए किसान और सरकार के बीच में जो कुछ बिचौलिया आ गए थे नेता के रूप में, और वो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था और बिल को अंततः जो है इतना बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया था। क्योंकि एक देखिए इंप्रेशन वाली भी बात होती है, सरकार केवल देश में नहीं विदेशों में भी जो भी किसान के जो नेता, जो सो कॉल्ड नेता थे जो बिल्कुल लागू नहीं होने देना चाहते थे, उन लोगों ने सरकार की छवि खराब करने की हर संभव कोशिश की। आप देखिए 26 जनवरी वाला अगर इंसिडेंट ले ले, उसके बाद जो लगातार किसानों की मौत हो रही थी, जिस तरीके से निहंग वहां पर हत्याएं कर रहे थे, कारण कुछ भी हो लेकिन इससे देश बदनाम होता है, सरकार बदनाम होती है। और विदेश के प्लेटफॉर्म पर या विदेशी मीडिया में अगर सरकार की छवि को ठीक करनी है तो सरकार ने ये फैसला किया है, काफी मैं कहता हूं प्रशंसनीय और साहसिक फैसला है कि कोई भी सरकार जो शुरू से ये कह रही हो कि मैं इस बिल को किसी भी शर्त में वापस नहीं लिया जाएगा, और बिल पे बात करने के लिए उन्होंने होल्ड भी कर दिया था जो बात करने के लिए आए, लेकिन जिस तरीके से किसान जिद पे अड़े थे तो जिद को मानते हुए अगर सरकार ने यह फैसला किया है कि नहीं बिल को रोल बैक किया जाएगा और बिल को वापस लेने के बाद बातचीत शुरू की जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये जो जिद है और अपनी बात पे अड़े रहने वाली जो एक परंपरा इससे पहले की सरकारों में थी, उस परंपरा को भी तोड़ा है मोदी ने। और मोदी ने यह साबित कर दिया है कि किसान के हित के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसान के हित के लिए ईगो कहीं से भी बीच में नहीं आना चाहिए। तो अब तक जो ये कह रहे थे कि लोग ये ईगो की लड़ाई है, सरकार अपने ईगो में है और वो बिल को वापस नहीं लेना चाहती है, तो मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल ये साबित करता है कि सरकार किसी भी ईगो में नहीं है, सरकार किसी भी तरह की तरीके से किसान को। बिल्कुल मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ी घोषणा की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों से अपील की है जो आंदोलन कर रहे थे कि वो घर जाएं, अपने खेतों में काम में वापस लौटें। सरकार आने वाले सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की जो वैधानिक प्रक्रिया है उसे संपन्न करेगी। बावजूद इसके आंदोलनजीवी जो हैं वो बहाने तलाश रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आंदोलन को जारी रखें। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ किसान अमित सांगवान जी हैं, अधिवक्ता भी हैं, और साथ ही हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी से एक सवाल ले लेते हैं और उसका जवाब अमित जी से लेंगे। अमित जी, आप काफ़ी बातें रख रहे थे, एक छोटा सवाल मुकेश जी की ओर से और फिर आपकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। मुकेश जी। अमित जी, दो जो आपत्ति आपने जताई है मैं उस पर आपको क्लियर कर दूं। पहली जो आपत्ति आपने ये जताई कि जो व्यापारी थे वो किसानों पहले से आकर के अपने गोडाउन किस तरीके से बनाने लगे और क्यों बनाने लगे, पहला सवाल आपका ये था। दूसरे सवाल पे जाने से मैं इसका जवाब दे दूं कि आप एक चीज बताइए, जो खाद्य सुरक्षा बिल है या खाद्य सुरक्षा की जो बात होती है और स्टेट के पास जो जिम्मेदारी होती है, 150 करोड़ की आबादी है और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारें क्या इससे पहले गोडाउन में अनाज बफर स्टॉक नहीं रखती थी? पॉपुलेशन जिस लिहाज से बढ़ा है, क्या उस लिहाज से बफर स्टॉक को रखने के लिए गोडाउन को बनाने की जरूरत नहीं थी? आप किस तरीके से जो गोडाउन बन रहे थे आप उसको इस चीज से लेकर के किस तरीके से ये सूचना आपको किसने दी?
ये जानकारी आपको कैसे मिली? आप किस तरीके से इस बिल के प्रावधानों को उस गोडाउन से आपने क्यों जोड़ा? ये कहीं ना कहीं राजनीति है। देखिए, कोई भी सरकारें होती है, बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ताकि वो स्थिति पैदा ना हो जो 1934 में हुआ था और अकाल के बाद जो है भूखमरी की स्थिति हुई थी और हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा था। वो गेहूं अमेरिका ने भेजा था जो वहां पर अपने पशुओं को खिलाते थे, वो गेहूं उन्होंने यहां पर इंडिया में भेजा था। तो वो स्थिति पैदा ना हो। भारत जो है आत्मनिर्भर है, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है और दूसरे देशों को अन्न भेजती रही है। तो अब इस दिशा में अगर आपको आगे बढ़ना है, आप पॉपुलेशन लगातार हमारी जो है बढ़ती जा रही है, तो उनके खाद्य की सुरक्षा के लिए सरकार अगर पहले से गोडाउन बना करके रख रही है, अनाज चाहे किसान से खरीदे एमएसपी पे या एमएसपी से कम पे या एमएसपी से ज्यादा पे, किसान अनाज उपजाना तो नहीं बंद करेंगे ना, और सरकार खरीदना नहीं बंद करेगी। या तो सरकार खरीदेगी या कोई दूसरा खरीदेगा। तो कोई भी खरीदेगा तो उसको तो रखा तो जाएगा ना, एक ही दिन में कंज्यूम तो नहीं होगा ना वो सागवान जी। प्रैक्टिकल सी बात है ये। तो आप अगर कोई व्यापारी अगर अपने व्यापार को सोच करके अगर कहीं पे गोडाउन बनाता है अनाज के भंडारण के लिए, तो आप उसको इससे जोड़ देंगे कि भाई इनको पहले से पता था सरकार जो है अनाज खरीदेगी, अनाज नहीं खरीदेगी, ये खरीदेगा। अरे कोई भी खरीदेगा, अनाज रखा तो जाएगा गोडाउन में ही ना, भंडारण तो उसका होगा ना। अगर सरकार एमएसपी पे ही अगर खरीदती है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार के पास जो सरकारी गोडाउन है एफसीआई के या दूसरे स्टेट के, क्या वो काफी है? क्या अभी नहीं रखा जाता है? क्या पंजाब में सारे जो अनाज है वो क्या सरकार के गोडाउन में ही है? क्या पंजाब ने वहां पर प्राइवेट गोडाउन नहीं लिया हुआ, हायर नहीं किया हुआ है? क्या दूसरी जगह नहीं रखा हुआ? क्या हरियाणा में नहीं रखा हुआ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या जो प्राइवेट लोग हैं वो वहां पर गोडाउन बना करके सरकार के अनाजों का भंडारण नहीं किया हुआ है? तो इस तरीके से चीजों को बरगला करके और दूसरे तरीके से दूसरी दिशा में ले जाकर के किसानों को बरगलाने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। आप भी किसान हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, किसान भी हैं और किसान संगठन के प्रवक्ता भी हैं। इस नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप सही चीजें लोगों तक पहुंचाएं और किसानों तक जो चीजें हैं, जो सही में प्रावधान है, उन चीजों को लेकर के जाएं। मुझे लगता है अमित जी की थोड़ा सा बड़ा दिल आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। जिस तरीके से बड़ा दिल प्रधानमंत्री ने दिखाया है और जिस ईगो को लेकर के आप लोग चल रहे हैं, वो ईगो अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं रखा है, तो आप लोगों को भी अब जो है किसानों तक सही बात पहुंचानी चाहिए। आप लोगों को किसानों को बताना चाहिए कि इस बिल में अच्छी चीजें क्या हो सकता है, कुछ गलत चीजें हो या हो सकता है कुछ सुझाव हो, कुछ संशोधन की जरूरत हो। जैसा आपने कहा कि जो एसडीएम के हाथ में अगर आपको कोई डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो आप डिस्प्यूट को एसडीएम ही वहां पर तय करेगा। और इसको लेकर के आपत्ति थी, ये आपत्ति जायज थी आपकी और इसको मान लिया गया। और इसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस को मान लिया गया कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो वहां का जो एसडीएम है वो नहीं, बल्कि एसडीएम से अगर आप नहीं मानते हैं तो आप दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो जो चीजें मानी जाने वाली थी, जो चीजें सही थी, उस पर तो सरकार ने आपकी बात मान ली थी। आप जो एक चीज का रिकॉर्ड बजा रहे हैं बार बार की एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की गारंटी कोई भी नहीं दे सकती। आप ये बताइए ना, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, दूसरी की भी सरकार थी, क्या वहां पर कहीं इस तरीके की मांग की गई? क्या किसी ने एमएसपी की गारंटी दी? क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली संभव है? एमएसपी पे अगर सारे अनाज खरीदे जाए सारे किसानों के, तो क्या लगता है जितना बड़ा बजट है आपका, पूरे देश का पूरा बजट अनाज, रेल कहां से जाएंगे फिर आपको, बाकी चीजें कहां से होंगी? आप ये भी तो समझिए ना। अगर सारी एमएसपी की गारंटी दे दे तो जितना बड़ा आपका बजट है वो सारा बजट तो आपको अनाज खरीदने में ही चला जाएगा, बाकी चीजें कहां से आएंगी? आप चूंकि सरकार पे नहीं है, चाहे जो भी सरकार पे रहेगा वो तो प्रैक्टिकल बातें करेगा, सरकार के बाहर में रहने वाली बातें, आसमानी बातें कर सकता है। ये सब सारी चीजें आसमानी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर नहीं समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता देना, बताइए आप क्या समझाना चाहते हैं? बिल्कुल एक सेकंड माफी चाहूंगा सागवान जी, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी की लहर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आंदोलन पर आमदा हैं, बाल हट पकड़कर बैठे हैं कि नहीं आंदोलन तो करेंगे, और बहाने क्या हो आंदोलन के लिए, इसके लिए समय लिया जा रहा है कि सत्र में जब तक सरकार अपने फैसलों को पुख्ता नहीं करती है तब तक हम अभी भी सड़क पर रहेंगे। ये तस्वीरें दिखा रहे थे, किसानों में खुशी की लहर है, किसान सड़क पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं और इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो आंदोलनजीवी हैं, जैसा मुकेश जी कह रहे थे कि वो बहाने तलाश रहे हैं। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ अमित जी आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे और आप अपना पक्ष रखें। देखिए, पटाखे बजाने के लिए और जश्न मनाने का वक्त है, क्योंकि काले कानून जो थोपे गए थे, जिसके माध्यम से खेती को बेचा जा रहा था, वो वापस हुए हैं। तो पटाखे तो बजेंगे, जश्न तो मनाया जाएगा, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है।
मिठाइयां भी बटेंगी, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, क्योंकि हमारी जो 2 मांगे थी उनमें से एक मांग मान ली गई है। और मांग मान ली गई इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ चीज मांगी थी, हम पे थोपी गई थी, वो वापिस हुई है। तो पटाखे तो बजाएंगे, जश्न तो मनाएंगे थी। दूसरी बात, मुकेश जी ने कहा एमएसपी की बात कही कि यूपीए के टाइम आपने तो एमएसपी क्यों नहीं मांगी। अरे देखिए, हमारे किसान संगठनों के देखिए, पंजाब के जो किसान संगठन है, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान के किसान संगठन है। आप देखिए कांग्रेस के समय कितने बड़े बड़े आंदोलन किए थे। मान लिया इतना बड़ा लंबा आंदोलन नहीं था, लेकिन एमएसपी की मांग कोई आज की मांग नहीं है। जब देश का, गुजरात का जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में जब वो चेयरमैन थे, उस वक्त तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनको चिट्ठियां लिखा करते थे। तो वो चिट्ठियां किसके लिए लिखा करते थे? रूस के किसानों के लिए लिखा करते थे। वो चिट्ठियां लिखा करते थे तो देश के किसानों के लिए लिखा करते थे। और वो एक चिट्ठियां नहीं, वो 2 दफा चिट्ठियां लिखी गई थी। चिट्ठियों में साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त किसानों की इस मांग को, जो कि इनकी मांग लाजमी है, ये मान लेनी चाहिए। और ये मांग लाजमी क्यों है? मुझे इसी ने कहा कि सारी अर्थव्यवस्था में, मुझे एक बात नहीं समझ में आ पा रही, जब किसान का नाम आता है तब देश की अर्थव्यवस्था पर प्रश्न कैसे हो जाता है? क्या किसान को एमएसपी देने से देश के अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी क्या? उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं सोचा जब नोटबंदी कर दी गई थी? उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं सोचा जब जीएसटी को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था? मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि देश का 200 लाख करोड़ का बजट है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो एमएसपी को देने में सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए का 17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि 17 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ केवल पंजाब के किसानों, केवल पंजाब और जो उत्तर प्रदेश और है, बाकी आप देश को छोड़ रहे हैं? पूरे भारत के किसानों को अगर एमएसपी दी जाए तो 17 लाख कितने फसलों की? आप कर लीजिए। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मुझे वीट पे चाहिए और गेहूं पे चाहिए, चावल पे चाहिए, तेलहन पे चाहिए, 22 फसलों का भी देने। बाद में आप कहेंगे जी भाई मुझे सारी फसलों पे दो। आप एमएसपी से ज्यादा लेना क्यों नहीं चाहते, पहले ये बताइए मुकेश जी। एमएसपी से सरकार पे डिपेंडेंसी कब तक रहेगी? सरकार पे डिपेंडेंसी कब तक रहेगी? देखिए एक चीज आप के माध्यम से सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारे संविधान के हिसाब से भी आप देखिए, सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं जो अपने फायदे के लिए काम करती है। सरकार को अल्टीमेटली सब चीज प्राइवेट के हाथ में, जनता के हाथ में देना। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट की जो जनता है वो क्या यूरोप से आई है, क्या रसा से आई है? वो तो आप ही और हमारे समाज के बीच के लोग हैं ना। तो वो उनको देने में क्या हर्ज है आपको? अगर वो उनके यहाँ जाकर के किसान बेचें और सरकार से ज्यादा कीमत अगर वो दे रहे हैं तो आपको उसमें आपत्ति क्यों है? देखिए मुकेश जी, आप फैक्चुअली हो सकते ठीक हो, बट मेरा लॉजिक समझिए, किसानों का लॉजिक नहीं। जब अमित जी आप ही कह रहे हैं कि जब फैक्चुअली ठीक है तो फिर इसमें लॉजिक की क्या आवश्यकता है, जब फैक्ट्स ही सही है तो? नहीं, आप दीपक जी इस बात को समझिए कि बीएसएनएल जिस वक्त बीएसएनएल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क देती थी और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ नेटवर्क देती थी। एक प्राइवेट कंपनी आई, बीएसएनएल प्राइवेट कंपनी आई, उस प्राइवेट कंपनी ने जिस तरीके से सबसे पहले ये कहा कि आप सिम फ्री मिलेगी चाहिए, उसके बाद उन्होंने डेटा 300 रुपए किया, आज वो डेटा 600 रुपए है। और दूसरी तरफ बीएसएनएल 10 नेटवर्क है, इस बात को आपको ही पता है। बीएसएनएल पे आप आज कितना कर्जा है इस बात को आपको ही पता है। हमें इस बात से हम अस्वीकार नहीं करते आपके इस फैक्ट से कि जब मंडियां आएंगी तो सरकारी मंडियों से हो सकता है भाव वो लोग ज्यादा दें, लेकिन वो लोग भाव कब तक ज्यादा देंगे इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, अमित जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आप? जो बघेरी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना बिछाएगा, चिड़िया आएगी, चुड़ी मत चुगना, यही चीज जो बातें आप कह रहे हैं, यही सारी बातें जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था, जब डब्ल्यूटीओ आया था, यही सारी बातें कही जा रही थी। अरे कंप्यूटर आ जाएगा तो आदमी के हाथ में काम नहीं रहेगा, लोगों ने विरोध किया था। क्या आप आज के दिन में बिना कंप्यूटर के रह सकते हैं, बिना टेक्नोलॉजी के रह सकते हैं? ये उसी तरीके का डर है, ये उसी तरीके का डर है। और आप लोगों को डर के आगे निकलना है, डर के आगे ही जीत है। बातों को सुनोगे नहीं तो नहीं हो पाएगी। आप टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से किसानों को दिक्कत नहीं है, आप नए नए उपकरण लेके आइए। मैं कहता हूँ कि जो मेहनत कर रहा है किसान उसको टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी से हमने ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजी है, बैलगाड़ी से ट्रैक्टर आए, हमने ट्रैक्टर। सिर्फ मंडियां ही क्यों, उनका भी तो विकल्प हो। मंडियां टेक्नोलॉजी नहीं है, मंडियों का विकल्प की बात करते हो तो हमारे पास भी तो विकल्प का
इनसिक्योरिटी का हमारे पास भी तो एक मतलब बनता है। अमित जी, मंडियों को खत्म करके विकल्प नहीं तलाशे जा रहे हैं, मंडियों को, व्यवस्था को बरकरार रखते हुए एक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है ना। देखिए विकल्प वाली बात आपकी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो किसानों को एक इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी इस बात को लेकर है कि आज सरकारी मंडियां हैं। चलो मंडियों की जरूरत 42,000 मंडियों की जरूरत थी, लेकिन 7,000 मंडियां हैं और ज्यादातर मंडियां हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो एपीएमसी वर्तमान में पूरे देश में एपीएमसी के माध्यम से नई मंडियां लेके जा रही है, एपीएमसी को खत्म किया जा रहा है। 2006 में बिहार में एपीएमसी, जैसे कि मुकेश जी ने एक एग्जाम्पल दिया था बिहार के किसानों का, बिहार में 2006 में मंडियां खत्म की गई थी और प्राइवेट मंडियों की बात की गई थी। लेकिन आप मुझे ये बता, अमित जी, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी देखो जी, 1 साल तो साडा अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਪਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ करना ਪਿਆ। ਅਸੀਂ तो इसी बालहट की हम बात कर रहे थे कि लोग एक तार पकड़कर बैठ गए हैं और उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अमित जी, आप भी यही कह रहे थे, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। जी मेरा बस इतना चाहेंगे, तथ्यात्मक बातें करें, जैसे हाइपोथेटिकल स्थिति को लेकर एक काल्पनिक परिस्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, उस पर बात ना करें। मुकेश जी में और हम में सिर्फ इतना अंतर है, मुकेश जी वर्तमान को देख सकते हैं, हम किसान का भविष्य देख सकते हैं कि वर्तमान में हो सकता है 2 साल 4 साल के लिए आप किसानों को, ये उल्टा कह रहे हैं आप सागवान जी, ये उल्टा कह रहे हैं आप उल्टा कह रहे हैं। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन भविष्य के लिए तैयार किया था, वर्तमान के लिए नहीं। आप सिचुएशन पे आप कह रहे हैं कि नहीं किसान को आगे स्थिति ऐसी रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ यही सारी सिचुएशन, यही सारी तथ्य, इन्हीं सब मुद्दों पे इसी तरीके की बातें होती थी WTO के आने से पहले। लोगों को लगता था नहीं, अगर विदेशी कंपनियों को हम अलाउ करेंगे, अगर कंपटीशन में हम जाएंगे विदेशी कंपनियों, तो भाई देसी कंपनियां बंद हो जाएंगी। आज आप देखिए ग्राहकों को सामान खरीदने के कितने ऑप्शन है ना। आप जब एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास 2-4 नहीं, आपके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं। आप जब एक मोटर बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, आपके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं। आप कंप्यूटर खरीदने के लिए आते हैं, हजारों ऑप्शंस होते हैं। तो आप तो अनाज किसानों के लिए वो ऑप्शंस क्यों नहीं देना चाहते हैं? किसान अगर अपने अनाज को बेचना चाहता है तो सिर्फ एक मंडी क्यों, उसके लिए दर्जनों मंडियां क्यों नहीं? और कोई मंडियां, जो सरकार की मंडियां थी, वो मंडियां बंद तो नहीं हो रही है। सरकार तो बिल्कुल गारंटी दी है, सरकार ने कानून में भी लिखा हुआ लिखित रूप से है, अगर मंडियां बंद नहीं है, उसके अलावा और भी बाजार खोल रहे हैं, और भी दुकानें खुल रही हैं जो मंडियों से ज्यादा दाम पे, ज्यादा कीमत पे अनाज खरीदने को तैयार है, तो आप उसको देना क्यों नहीं चाहते? आपका अनाज तो नहीं है ना, किसान का अनाज है, तो किसान को अनाज बेचने दीजिए ना, वो जहां बेचना चाहते हैं। आप जितने भी लोग ये विरोध कर रहे हैं इस कानून का, ये तो वही चीज है ना कि भाई आपके मंडियों पे आकर के बेचें, उससे आपका फायदा है। दूसरे की दुकान पे जाके बेचेंगे तो जिनको बेचेंगे उनका फायदा है। आप चाहते हैं, आप मंडियों में किसानों का अनाज जब खरीदते हैं तो उस अनाज का क्या करते हैं? खुद तो नहीं खाते हैं ना, आप भी जाकर के प्राइवेट प्लेयर को ही बेचते हैं और आप उसमें कमीशन खाते हैं। तो आप अपनी नियत पे आप देखिए ना, आप जो मंडियों में जो अनाज खरीदा जाता है वो अनाज कहाँ जाता है? अल्टीमेटली बाजार में ही जाता है ना। आप आलू खरीदते हैं तो क्या सारा आलू आप ही खा जाते हैं या आप भी चिप्स कंपनियों को बेचते हैं? तो वो चिप्स कंपनियों को अगर किसान डायरेक्ट बेचे तो उसमें आपको आपत्ति क्यों? आपको कमीशन चाहिए, आपको इसलिए आपत्ति है। तो ये सारी चीजें आप किसान को बताते नहीं है। आप तो ये बताते हैं कि नहीं मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियों को बंद करने का कहीं से भी किसी भी तरीके की बात इस कानून में नहीं कही गई है, और आप लोग जो है वो बरगलाते हैं, आप सही चीजें किसान को नहीं बताते हैं। तो आप अपने लिए तो ऑप्शन खोल के रखते हैं और किसानों के लिए ऑप्शन बंद करना चाहते हैं।
तो आप लोग जो है, मुझे लगता है कि आप जानते समझते सब चीज है। आप अच्छे वक्ता हैं, आप वकील हैं, आप किसान के प्रवक्ता भी हैं, तो आपको चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं किसानों को। आप उनको समझाइए, आप किसी अपने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से मत पड़िए। मुझे लगता है अगर किसान को आप जाकर के सही बात बताएंगे ना, तो असली हीरो आप तब कहलाएंगे। अभी जो आप अपने नेता का पिछलग्गू बने हुए हैं, जो नेता कह रहे हैं, जो अनपढ़ नेता कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, लेकिन आपके जो नेता कह रहे हैं, आपके उनकी जो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल सी चीजें हैं, उन बातों के लिए आप तर्क गढ़ रहे हो। आपको भी पता है, आपके दिल पे हाथ रख करके आप भी इस बात को नहीं कह सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूं अगर उसमें गलत है तो आप बताइए कि ऑप्शंस अगर ज्यादा हो तो उसमें अच्छाई है, या लिमिटेड ऑप्शंस हो उसमें अच्छाई है। ये कानून जो है, कानून केवल ऑप्शन ही तो दे रहा है, और क्या दे रहा है। कानून में कोई चीज छीनने की बात कभी नहीं कही गई है। तीनों कानून आप उठा के देख लीजिए। जो आपत्ति आप लोग कह रहे हैं, जो कि भाई गारंटी दे, आज अगर सरकार गारंटी दे देना, तो मेरा दावा है कि कल आप इस बात को लेकर के आंदोलन करेंगे कि पहले दिन गारंटी क्यों नहीं दिया, 30 दिन तक हमें आंदोलन, 1 साल तक हमें आंदोलन क्यों करने दिया गया, इसलिए हम आंदोलन से नहीं उठेंगे। तो ये जो जिद है ना, इस जिद को छोड़िए, किसान हित में जिद को छोड़िए और किसानों को आगे बढ़ने दीजिए। आपको अगर आंदोलन करना है तो आप जाकर के करिए, अपने निजी कारणों पर करिए, किसानों को कम से कम छोड़ दीजिए, उसी में किसानों की भलाई है। जी, अमित जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। दर्शन करने के लिए आया हूं पंचनानी में। काले कानूनों को तो 1 साल पहले ही वापस ले लिया जाना था। इन काले कानूनों को तो संसद में प्रस्तुत करने के पहले, जब मोदी सरकार ने अध्यादेश के रूप में इसको लागू किया था, उसी समय ही इसे वापस ले लिया जाना था। देश के किसान सालों से आंदोलनरत थे। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून। तो विरोध में सुनने और कहने में अच्छा लगता है ये शब्द काला कानून, लेकिन ये काला क्यों है ये कोई भी स्पष्ट तौर पर खुलकर नहीं बता सक रहा था। बहरहाल अमित जी अपनी बात पूरी कर लें। अमित जी, किसान मोर्चे के अलग अलग चैनलों के माध्यम से हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने बारीकियों से एक एक पॉइंट पर इसको काला बताया। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि जो हमारे 11 मीटिंग है हमारे एसकेएम के 40 लीडरों ने की है, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, जिनका किसानी आंदोलन को लेकर एक पुराना इतिहास रहा है, उन्होंने संघर्ष किए हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्होंने एक एक पॉइंट पर ये समझाने का काम। हमारे बड़े लीडर हैं राज्यपाल जी, उनके सामने अमित शाह देश के गृह मंत्री ने कहा कि राज्यपाल जी को बीच का रास्ता दे दीजिए, हमारी भी इज्जत तक जाएगी। हम किसी की इज्जत को कम करने या किसी सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम चाहते कि देश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जो किसानों के हितों की हो। हमें इन कानूनों में सीधे तौर पर इस कृषि को, इस किसान को निजीकरण के हाथों सौंपने का हमें एक खतरा था, जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि अलग अलग माध्यमों से जिस तरीके से और सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसी तरीके से कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। ये हमारी समस्या थी। इसी वजह से हम इन पर पिछले 1 साल से लगातार लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम हम कर रहे थे। लेकिन फिलहाल हमारा स्टैंड सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक समय के बाद उनको ये समझ में आया कि ये कानून वाकई ही कृषि विरोधी है। इसी वजह से देश का किसान आज ये लड़ाई लड़ रहा है। आप शब्दों को उलटकर प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत कानून है, उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए हैं। तो जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो आंदोलन कर रहे थे। बहरहाल आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।